अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ आयशा अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं उस अफसोसनाक वाक़े की। तो फाशिस्ट मोदी ने एक जानिब तो भारत में बसने वाले मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग किया हुआ है, वहीं पाकिस्तान से जाने वाले हिंदू बरादरी के अफराद भी महफूज नहीं हैं। जोधपुर में एक ही खानदान के 11 अफराद के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी सरापा एहतजाज है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने दूसरे रोज होने वाले एहतजाज में मुल्क भर से हिंदू बिरादरी के अफराद शरीक हैं। सिख बिरादरी भी इजहार यकजहती के लिए शाहराह दस्तूर पहुंच गई है, जहां मुजाहिरीन के लिए बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गई हैं, जबकि रहनुमाओं के खिताब के लिए स्टेज भी सजा दिया गया है। वहां क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे आदिल तनोली से। आदिल तनोली, तो बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हिंदू बिरादरी मौजूद है? देखें, भारत के शहर जोधपुर में 11 हिंदू कम्युनिटी के जो लोग जिनका कत्ल किया गया है, उनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान से हिंदू बिरादरी के जो लोग हैं गुज़श्ता शब लॉन्ग मार्च की सूरत में भारतीय हाई कमीशन के सामने पहुंचे हैं और उनकी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन जो हैं डॉक्टर रमेश कुमार वो कर रहे हैं। खासी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके लिए स्टेज कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं। जलसा की जो इंतज़ामिया है उनकी जानब से और धरना दिए गए हैं। भारतीय हाई कमीशन के सामने इस वक्त जो है वो खासी तादाद में हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जिनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वो यहाँ पर टोलियों की सूरत में पहुँचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जलसा की जो इंतज़ामिया है धरने की, उन्होंने मुख्तलिफ़ होटलों में और मुख्तलिफ़ जगह में उनके रात क़याम के लिए जगह मुख्तस की गई थी और रात को वहाँ पर ठहराया था और कुछ कारकुनान या रात भी धरने की जगह पर मौजूद थे और इस वक्त टोलियों की सूरत में आना शुरू हो चुके हैं। भारतीय हाई कमीशन के सामने मौजूद हैं और उनका यही मुतालबा है कि भारत के शहर जोधपुर में जो 11 हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको नाजायज़ कत्ल किया गया है, उसका मुकदमा जो है अफवाज भारत और मोदी के ख़िलाफ़ दर्ज किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि जब तक भारतीय हाई कमीशन और भारतीय हुकूमत इस बात की उनको यकीनदानी नहीं करवाई जाती कि उनका जो मुकदमा है वो उनके खिलाफ दर्ज किया जाएगा, उस वक्त भारतीय हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी जानब से धरना जारी रहेगा। धरने के जो मुंतज़मीन हैं उनकी जानब से भी यहाँ पर मुख्तलिफ ऐलानात भी करना शुरू कर दिए गए हैं। अभी 3 बजे का वक्त दिया गया है, 3 बजे ये दोबारा पंडाल जो है ये सज जाएगा। मुल्क भर से जो भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ जो हिंदू कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर टोलियों की सूरत में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। भारतीय हाई कमीशन के सामने उनकी जानब से एक कंटेनर लगाया गया है जिसके ऊपर रहनुमाओं के खिताब के लिए स्टेज भी बनाया गया है और बना लिया गया है। कुर्सियाँ भी बड़ी तादाद में यहाँ पर लगाई गई हैं। आदिल तनोली, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरबरा और रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार साहब। बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत की अपनी अक़लियतें तो महफूज नहीं, अब वहाँ जाने वाले पाकिस्तानियों के साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया, आपके क्या मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात क्लियर हैं, इंडियन गवर्नमेंट से मुतालबात हैं कि हमारी कम्युनिटी के जो 11 लोगों के जो मर्डर हुए हैं वो पाकिस्तानी हैं। एज ए इंटरनेशनल ट्रीटी ये चीज क्लियर है कि आपको हमारी एम्बेसी को एक्सेस देनी है, FIR की कॉपी शेयर करनी है, उन लोगों का बताना है कि उनका मर्डर क्यों किया गया। ये जो जासूसी आपके लिए कोई नहीं करते हैं तो आप उनको इस तरीके से मार देते हैं, अब वो चीज नहीं चल सकती। इस वजह से हमने ये इतना सारा काफिला इकट्ठा किया है और ये काफिला तब तक यहाँ से नहीं उठेगा जब तक भारत गवर्नमेंट की तरफ से, भारत एम्बेसी की तरफ से कोई हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स, FIR कॉपी, इन्वेस्टिगेशन, कातिलों का शफाफ इंक्वायरी, पाकिस्तान एम्बेसी को एक्सेस, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, आपने समा से बात की। और अब ये भी बताएं आपको कि मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी से पर्दा उठाने वाले वकील को शहीद कर दिया गया। एडवोकेट बाबर कादरी इंडियन चैनल्स पर मजलूम कश्मीरियों के हक का दिफा करते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीब ममालिक से लूटी गई दौलत की वापसी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के पैनल से वीडियो खिताब में कहा, हर साल 10 खरब डॉलर तरक्की पजीर ममालिक से गैर कानूनी मुंतकिल किए जाते हैं। आलमी बरादरी को इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुश्तरका इक़दाम करने चाहिए। गरीब ममालिक की लूटी हुई दौलत वापस की जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा। The stolen assets of developing countries, including proceeds of corruption, bribery and other crimes,
must be returned immediately. जनरल असम्बली में मालियाती एहतिसाब और शफाफियत से मुतालिक फोरम से खिताब में कहा कि हमारी हुकूमत को करप्शन खत्म करने का मैंडेट मिला। तरक्की पजीर ममालिक से हर साल अरबों डॉलर्स की गैर कानूनी रकम मुंतकिल हो जाती है। $1 trillion is taken out each year by these white-collar criminals. $7 trillion in stolen assets is parked in these safe tax haven destinations. The illicit flows of fruits of corruption and crime must be halted. वज़ीर आज़म का कहना था कि उनकी हुकूमत गुर्बत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। रियासत मदीना के उसूलों पर मुल्क को फलाही रियासत बनाएंगे। वफाकी काबीना ने जान बचाने वाली 94 दवाओं की कीमतों में इजाफे का बाकायदा मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद को लगने वाला इंजेक्शन सस्ता कर दिया गया। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। कैंसर, ब्लड प्रेशर, आर्ज़ाए क़ल्ब और ज़चगी समेत मुख्तलिफ इमरजेंसीज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतों में इजाफा। एंटी रेबीज वैक्सीन भी पहले से ज्यादा कीमत में दस्तयाब होगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत सेहत ने बाकायदा ऐलान कर दिया। दवाओं की कीमतें बढ़ाने की जरूरत क्यों पेश आई? मुआवने खुसूसी सेहत ने वजह बता दी। 94 के करीब दवाएं ऐसी हैं जिनकी शॉर्टेज रही है मुल्क में। तो आज ये फैसला किया गया कि इनकी प्राइसेस को कुछ रैशनलाइज किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर ये दवाएं नॉर्मल प्राइस के मुताबिक, एक बेहतर प्राइस के मुताबिक और एक म्यार के मुताबिक अवेलेबल हो जाएं। दूसरी तरफ कोरोना वबा से मुतासरा अफराद के लिए खुशखबरी। वायरस का जोर तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कीमत 10,000 से कम करके 8,400 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। पंजाब में सस्ता आटा नायाब हो गया। शहरी ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। मिल मालिकान कहते हैं गंदम की दरामद से ही मसला हल होगा। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट करेंगे। सरकार ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत तो मुकर्रर की है 860 रुपए, मगर ये सस्ता आटा दस्तयाब ही नहीं। दुकानदारों के मुताबिक मिलें कई रोज के बाद ही आटे की सप्लाई देती हैं, जिसकी वजह से आवाम की जरूरत पूरी करना मुश्किल हो रहा है। पहले तो थोड़ी बहुत रूटीन रोजाना आ जाता था, दूसरे दिन आ जाता था, चलता था। अब 6-6, 5-5 दिन के बाद बारी आ रही है। कहीं भी आटा नहीं मिल रहा, कहीं से मिलता भी है तो वो ब्लैक करके महंगा आटा दे रहे हैं। दूसरी तरफ मिल मालकान आटे की किल्लत की तमाम तर जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर डालते हैं। दिनों में पहले सप्लाई होती थी 24,000 टन, अभी हो रही तकरीबन 17,000 टन। ये 40% सप्लाई का जो गैप है वो सारी बात मार्केट में है। जैसे लाहौर की मिसाल लगा लें तो लाहौर में 2 लाख थैला चाहिए और 1,20,000 थैले की वीट मिल रही है, 10,000 थैले का गैप है। मिल मालकान का कहना है कि अगर हुकूमत मजीद 10 लाख टन गंदम दरामद कर ले तो आटे की सप्लाई में बेहतरी आ सकती है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। चीनी के बाद गंदम का बड़ा बहरान भी सर उठाने लगा है। फैसलाबाद में महकमा खुराक के गोदामों में गंदम खत्म हो गई। चक्की मालिकान ने आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया भी दे दिया है। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। गंदम खत्म, गोदाम खाली, अवामी मुश्किलात हैं बढ़ने वाली। फैसलाबाद में महकमा खुराक के पास गंदम का जखीरा खत्म हो गया। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी ने गंदम की किल्लत को पूरा करने के लिए दूसरे इजला से मदद मांग ली। महकमा खुराक के मुताबिक मौसमी हालात के बाइस 2 मिलियन मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम कम पैदा हुई। पहले पैदावार ठीक थी, फसल ठीक थी, लेकिन अचानक जब बारिशें शुरू हुई 15 से 20 दिन बारिशें होती रही, उस वजह से फिर वो वेट लॉस कर गई। हमारे पास सरप्लस स्टॉक्स पड़े हैं जंग में और टोबा टेक्सिंग में, तो अभी फ्लोर मिल्स को हम वहाँ पे बेच रहे हैं ताकि वो वहाँ से लिफ्ट कर रहे हैं। फ्लोर मिल मालकान कहते हैं दूसरे इजला से आने वाली गंदम नाकिस और महंगी है। हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और दूसरा गंदम जो दी जा रही है उसकी क्वालिटी भी उस लेवल की नहीं है जैसी होनी चाहिए। दूसरे इजला से गंदम की खरीदारी के बाइस फी किलो आटे में 5 से 10 रुपए इजाफे का भी इम्कान है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाली 41 अशिया की कीमतों में 5 रुपए से 538 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद से वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स जहां कभी सस्ती अशिया रोजमर्रा मिलने की उम्मीद हुआ करती थी, मगर महंगाई के झोंके ने उम्मीद का ये दिया भी बुझा दिया।
तेल देखो, तेल की धार देखो। यूटिलिटी स्टोर्स पर खुर्दनी तेल यानी कुकिंग ऑयल 17 रुपए तक महंगा हो गया। ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत में 4 रुपए इजाफा हुआ। ब्रांडेड शैम्पू की झाग उड़ाने के लिए 9 से 20 रुपए तक मजीद देना पड़ेंगे। 90 मिलीग्राम शैम्पू की बोतल 89 से बढ़कर 98 रुपए हो गई। दूध और टी व्हाइटनर की कीमत में 5 रुपए तक इजाफा हुआ। 1 लीटर का पैकेट 147 से बढ़कर 152 रुपए का हो गया। बच्चों के सीरियल्स की कीमत में 20 से 38 रुपए तक इजाफा हुआ। लाल मिर्च ने तो मिर्चें ही लगा दी। 100 ग्राम का पैकेट 49 रुपए महंगा हो गया। मजमूई तौर पर 41 अशिया की कीमतों में 5 रुपए से लेकर 538 रुपए तक इजाफा हुआ। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इतलाक भी फौरी होगा। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतें तो बढ़ा दी, कौन कौन सी चीज महंगी हुई है और सारिफीन इस पर क्या कहते हैं, ये जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताएगा क्या क्या शिकायत कर रहे हैं सारिफीन? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक यूटिलिटी स्टोर में, जहाँ पर से थोड़ी देर पहले हमारी मुख्तलिफ कस्टमर्स से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो कुछ रुपयों का जो इजाफा हुआ है यूटिलिटी स्टोर में भी, वो नहीं होना चाहिए था। और उनका ये कहना था कि बाहर भी चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, तो कम से कम यूटिलिटी स्टोर उन गरीबों और मुतवस्सित तबके के लिए एक ज़्यादा आसान ज़रिया है चीज़ों को ख़रीदने के हवाले से। लेकिन उनका ये कहना है कि जो ब्रांडेड घी की कीमत में 4 रुपये का इजाफा हुआ है और जो छोटी बोतल है शैम्पू की 90 मिलीलीटर की, उसमें भी इजाफा हुआ है तकरीबन 9 रुपये का। और जो कुकिंग ऑयल की कीमत है उसमें 17 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया है, तो जिसको सार्फिन ने कुल्ली तौर पर मुस्तरद किया है। उनका यह कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो सब्सिडी वो दे रही है वो देती रहे, उस पर इजाफा ना करे। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ देखी गई है कि यूटिलिटी स्टोर्स में हमारी उनकी इंतज़ामिया से भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा डिमांड और जिसको तलब कहते हैं वो आटा और चीनी की है, जिसकी वजह से यहाँ पर कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती है। और आटा और चीनी वो आइटम है जो हर यूटिलिटी स्टोर पर रोज़ की बुनियाद पर आता है और फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद घी और तेल की बारी आती है। मजमूई तौर पर सार्फिन का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को वाकई रिलीफ फराहम करे और जो इजाफा किया गया है उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पता लगना चाहिए मंसूबे के तहत तमाम बच्चों को एक हॉल में किसने जमा किया। वक्त आ गया है कि कार्रवाई सिर्फ छोटे मुलाजमीन के खिलाफ नहीं बल्कि ऊपर से शुरू हो। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सानिया APS पेशावर अस्कुद नोटिस केस की समाअत। दहशतगर्दी के वाक़े में जिम्मेदार कौन, गफलत का मुजाहरा किस किस ने किया, रिपोर्ट पब्लिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े केस में बड़ा हुक्म जारी कर दिया। इस हमले की पेशगी इत्तला क्यों न थी, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, गफलत का मुजाहरा करने वाले भी इतने ही जिम्मेदार हैं जितने दहशतगर्द। अब छोटे मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की रिवायत खत्म करना होगी। वक्त आ गया है कि हर सानहे पर कार्रवाई ऊपर से शुरू हो। दौरान समाज शहीद बच्चे की वालिदा ने बताया कि बच्चों को बाकायदा प्लानिंग के तहत एक हॉल में जमा किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, पता लगाया जाए बच्चों को हॉल में किसने जमा किया। शोहदा के वालिदैन को मुतमईन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये भी वाज़ेह कर दिया कि आज खुद नोटिस इतनी आसानी से नहीं निपटाएंगे। अदालत ने सानहे की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म देते हुए समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी। अमानुल्लाह कंडरानी को शोहदा के वालिदैन की कानूनी मावनत की हिदायत। चीफ जस्टिस ने शहीद बच्चों के वालिदैन की जानिब से APS पेशावर के दौरे की दावत भी कबूल कर ली। और 4 सद्दा की सर जुड़ी बहनें कामयाब ऑपरेशन के बाद अलग कर दी गईं। लंदन में 5 सर्जरियों पर मुश्तमिल तवील इलाज के बाद जुड़वा बहनें आबाई घर पहुंची तो खुशियों ने उनका इस्तकबाल किया। बच्चियों को नई जिंदगी मिलने पर प्रोग्राम नया दिन में दादा ने समा के भरपूर ताउन का शुक्रिया अदा किया। मामू ने कहा, पूरा खानदान बच्चों के इर्द गिर्द जमा होकर खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। नन्ही परियां घर लौट आईं। सफा और मरवा ने नई जिंदगी का आगाज कर दिया। समा के प्रोग्राम नया दिन में बच्चियों के दादा ने कहा, जब कहीं से उम्मीद नजर नहीं आई, समा ने आवाज उठाई। बड़ी परेशानी थी कि इसका क्या हाल होगा। ये पहला मरहला था, हमें तो पता भी नहीं था कि ये कैसा होगा और क्या बंदोबस्त। फिर समा वाला आए, उसने आवाज उठाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे वजूद दे दिया। सफा और मरवा की घर आमद पर खानदान खुशियां मना रहा है। घर में माशाल्लाह ऐसी माहौल है कि रात तक सब जागते रहे, बच्चों के साथ खेलते रहे। और जो सफा मरवा के बहन भाई हैं तकरीबन सारी रात और अभी भी उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। खुशी का समा है अल्हम्दुलिल्लाह।
जुड़वा बहनें अगस्त 2018 में इलाज के लिए बरतानिया गई थीं। चारसद्दा में दोनों बहनों की बेहतरीन अंदाज में देखभाल की जा रही है, जिसके बाद उन्हें पेशावर मुंतकिल कर दिया जाएगा। सऊदीया में मेहनत मजदूरी करने वाले हजारों पाकिस्तानियों के बेरोजगार होने का खदशा पैदा हो गया। महदूद फजाई ऑपरेशन की वजह से टिकट हासिल करना मुश्किल बन गया है। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। कम और टिकट्स उससे भी कम। सऊदी इकामा होल्डर्स को नौकरी के लाले पड़ गए। कोरोना बहरान के बाद इकामा होल्डर्स के पास काम पर वापस जाने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन है। पंजाब भर से लोग सुबह सवेरे एयरलाइंस दफातर के बाहर लाइनों में लगते हैं, लेकिन तवील इंतजार के बावजूद टिकट नहीं मिलता। सुबह जो 2 दिन ठहर, जो 5 दिन ठहर, जो आगे वीजा खत्म हो जाएगा, वहाँ हमारा खजूर का बिजनेस है, वो हम क्या करेंगे। ना ही किसी ट्रैवल एजेंट से टिकट मिल रहा है, ना ही PIA के ऑफिस से मिल रहा है, बल्कि कोई टिकट चेंज भी नहीं हो रहा। जब कॉल करते हैं कहते हैं आप शाम को कॉल कर लें, आपको टिकट मिल जाएगा। किराए बढ़ने के बावजूद मेहनत कश तबका नौकरी बचाने के लिए महंगे टिकट खरीदने पर तैयार है, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आ रहा। ट्रैवल एजेंट्स का कोटा भी महदूद किया गया है। आप 50% कम से कम जो है ना वो ट्रैवल एजेंट को दें कि भाई जी आप अपने क्लाइंट्स को जो है ना वो दें। 1,14,000 में अब उसको जो कॉस्ट पड़ रही है ट्रैवल एजेंट को, तो इस तरह डेफिनेट फेयर में तो बूम आएगा। सऊदी अरब में मुलाजमत पर वापस जाने के ख्वाहिशमंद अफराद कहते हैं कि हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। हुकूमत ने मुदाखलत ना की तो उनकी नौकरी चली जाएगी। कैमरामैन खुरम फैयाज के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 781वें उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़। उर्स में शरीक ख़वातीन ने रिवायती ज़ेवरात पहनकर सूबाई सकाफत की भरपूर नुमाइंदगी की। आसिफ बलोच की रिपोर्ट। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी रोज़। अंदरून सिंध से शरीक ख़वातीन ज़ायरीन ने कंगन, कोके और बाजूबंद बांधकर सूबाई सकाफत का इजहार किया। वो तो हमारी रिवायत है, वो हमको वहाँ पर भी पहने होते हैं यहाँ के। वो हमारे सिंध की रिवायत है, जिला थर की, वो भी आते हैं ना, वो ये हमारी रिवायत है, हम पहन के आते हैं। 3 रोज़ा उर्स में अंदरून मुल्क से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये हम लोग इधर आते हैं अल्लाह वालों के दर पे तो हमें फैज़ मिलता है। हम यहाँ आके कुरान पाक पढ़ते हैं, नाज शरीफ पढ़ते हैं, लोगों को दिली सुकून मिलता है और हमें भी सुकून मिलता है। सज्जादा नशीन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा उर्स के इख्तिताम पर दुआ कराएंगे। कैमरामैन अजमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। आपने जानिए, अब आपको ये बताएं कि जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन ने सानिहा APS को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। इंक्वायरी कमीशन ने स्कूल की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठा दिए और सिक्योरिटी गार्ड ने मज़ाहमत की होती तो शायद जानी नुकसान ना होता, ये भी कहा गया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, बताइए इस बारे में मज़ीद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पेश करा जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट समा ने हासिल कर ली है। 525 सफ़हात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट के कंक्लूजन में जो जस्टिस इब्राहिम खान है पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने ये करार दिया है कि सानिया APS ये सिक्योरिटी की नाकामी है। इंक्वायरी कमीशन ने सिक्योरिटी, जो स्कूल की सिक्योरिटी है, इस पर भी सवालात उठा दिए और कहा है कि धमकियां मिलने के बावजूद तो सिक्योरिटी गार्ड की जो तादाद है वो इंतहाई कम थी और उनको दुरुस्त मकामात पर तैनात भी नहीं किया गया था। जब फायरिंग शुरू हुई और धमाके हुए, उस वक्त जो मौजूद स्टैटिक गार्ड थे और जो अस्करी सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी जमूत का शिकार हो गए और जो गफलत के मर्तकब इस वाले से अफसरान थे उनके खिलाफ आर्मी की जो अपने इंटरनल इंक्वायरी है वो भी और उनको सजाएं भी दी गई। साथ ही साथ ये भी कहा कि दहशत गर्दों ने हमले से पहले जलाया और जो गश्त मामूर सिक्योरिटी एहलकार थे वो उस तरफ जब रागिब हुए तो दहशतगर्द स्कूल की अकब से बगैर किसी मज़ामत के APS जो स्कूल है उसके अंदर दाखिल हो गए और अगर बर वक्त उनको जो मौजूद सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ पर वो रिटेलिएट करते, मज़ामत करते तो शायद इतना बड़ा जानी नुकसान ना होता। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो दूसरी गश्त पर मामूर गाड़ी थी उसने फिर आकर दहशतगर्दों को इंगेज किया, जिसकी वजह से वो छोटे बच्चों का जो ब्लॉक था उसके अंदर दाखिल नहीं हो सके और इसलिए वो छोटे बच्चों का जो नुकसान है ज्यादा जानी वो नहीं हो सका। ये भी कहा गया कि दहशतगर्द मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान से जो महाजरीन है उनके रूप में आए और तमाम जो मकामी अफराद है उनकी जानिब से दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी फराहम की गई और उनकी मदद की गई और जब अपना ही खून मकामी अफराद का गद्दार हो जाए तो ऐसे में जो सानेहात और जो नुकसान है वो इंतहाई शदीद होते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि नेक्टा ने अस्करी मराकिज। जी बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने जुल्करनैन इकबाल।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस और मुल्जिमान में मुबैना मुकाबला हुआ। मुल्जिमान की फायरिंग से एडिशनल SHO थाना गुलिस्तान जौहर रहीम खान जाँ बहक हो गए। जी हाँ, मजीद जान लेते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा जो इस वक्त मुकाबले में शरीक अहलकार के साथ मौजूद हैं। सऊद, क्या कहना है उस अहलकार का? जी बिल्कुल, गुलिस्तान जौहर का इलाका है जहां पर पुलिस ने बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी रोड के करीब एक सफ़ेद करोला को जिसमें मुल्ज़मान सवार थे असले के साथ रोकने की कोशिश की और गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में आके जो है पुलिस से इनका मुकाबला हुआ और उसमें दौरान मुकाबला फायरिंग के तबादले में एडिशनल SHO गुलिस्तान जौहर शहीद हो गए। कैमरामैन शाहिद बलोच अगर आपको दिखाएं कि ये वो मोबाइल है जिसमें पुलिस एडिशनल SHO समेत जो नफरी है वो सवार थी। यहाँ पर जो एडिशनल SHO थे इस वाक़े में जो है शहीद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस की मोबाइल यहाँ पर मौजूद है। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची है। कहा जा रहा है कि ये गुलिस्तान जौहर में किसी मुकाम पर ही डकैती करके फरार हो रहे थे, जिसकी इत्तला पर पुलिस पहुंची है। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी अब पहुंच चुकी है। जो पुलिस एहलकार जो इस मुकाबले में थे वो भी यहाँ पर, और कैमरामैन शाहिद बलोच अगर आपको दिखाएं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये एहलकार थे जो इस मोबाइल में जो SHO थे शहीद हुए हैं उनके साथ सवार थे। यहाँ पर ये पुलिस का कहना है कि जो मुल्ज़मान थे कार सफ जदीद असला था। मजीद उस हवाले से तहकीकात की जा रही है। जो शहीद सब इंस्पेक्टर की लाश है उसको करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SSP का कहना है कि मजीद नफरी भी तलब की गई है। रेंजर्स भी यहाँ पर पहुंची है, शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। मुल्ज़मान के हवाले से कहा जा रहा है कि 3 से 4 मुल्ज़मान थे जो कार सवार थे। मुमकिन तौर पर लूट मार के बाद वो फरार हो रहे थे, जिसकी इत्तला पर पुलिस ने उनका पीछा किया है और इस मुकाम पर मुकाबला हुआ है। इसमें मोबाइल में जो एहलकार थे, कैमरामैन शायद आपको दिखाया, ये वो एहलकार थे जो इस मोबाइल में सवार थे। उनसे जान लेते हैं क्या वाक़या हुआ था, कुछ बताएंगे? फिलहाल तो हमारा अफसर शहीद हो गया, हम कुछ बता नहीं सकते यार। कहाँ से पीछा कर रहे थे मुल्ज़मान का? ये हम पीछे गली से इनका फिरोज़ाबाद में मुकाबला हुआ था। वो एंट्री हम साइड पे सुन रहे थे तो हमारी नज़र पड़ गई इस गाड़ी पे, जो मुकाबले वाली गाड़ी। बस हम करीब पहुँचे, उधर से फायरिंग। तो यहाँ पर कैसे पहुँचे और फिर फायरिंग का उन्होंने उतर के की? बैठे बैठे गाड़ी के अंदर फायरिंग की थी उन्होंने। तो हमारी करीब ही गाड़ी, यहाँ हम पहुँचे तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जो शहीद सब इंस्पेक्टर थे SHO एडिशनल, उनको कैसे गोली लगी? वो उतर गए थे? नहीं, बस फ्रंट शीशे से गोली लगी उनको। मुल्ज़मान फरार हो गए, वो कोई पकड़ा गया? नहीं, उनमें अब आगे उन्होंने गाड़ी छोड़ी, अभी कुछ कह नहीं सकते। ज़ख्मी उसके अंदर हुए हैं, 1-2 ज़ख्मी भी हुए उनके अंदर, उनको भी गोलियाँ लगी। तो ये यूनिवर्सिटी रोड पर कहीं डकैती करके आ रहे थे? फिरोज़ाबाद से डकैती करके आए थे। कितने मुल्ज़मान थे कार में सवार? मेरे ख्याल में 4 मुल्ज़मान होंगे। तकरीबन 4 मुल्ज़मान थे जो गाड़ी में सवार थे। ये एहलकार थे जिनसे इनका मुकाबला हुआ। इनका कहना है उसके बाद यहाँ पर आकर फायरिंग का तबादला हुआ। शदीद सऊद बिन मुर्तज़ा अपडेट कर रहे थे। कराची में दरिंदगी का एक और वाक़या। फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में 8 साल के बच्चे को बदफेली के बाद कत्ल कर दिया गया। लाश फेंकने के दौरान मुबैना मुल्जिम को शहरियों ने पकड़ लिया। पुलिस ने समीउल्लाह नामी शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। मुल्जिम पहले इसी मोहल्ले में रहता था। यासिर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। कराची में दरिंदगी का एक और वाक़या। मगरिब के वक्त घर से निकलने वाले 8 साल के बच्चे को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मुबैना मुल्जिम आधी रात को लाश कपड़े में लपेटकर ठिकाने लगाने जा रहा था कि इलाके के लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। शफी कॉलोनी है, इसके बराबर में अलासिफ की नदी लगती है। तो ये बच्चे को लपेट के नदी की साइड पे जा रहा था, गलियों से होता हुआ। इसके साथ बहुत सामान था, तो लोगों ने पकड़ के इससे पूछताछ करने की कोशिश की कि आप कपड़े में क्या लेके जा रहे हो। तो ये थोड़ा घबरा गया, तो उन लोगों को शक हो गया कि इसमें क्या है, देखना चाहिए। जब लोगों ने देखा तो उससे ये हारिस, जो मेरा भतीजा, मतलब डेड बॉडी, इसकी डेड बॉडी निकली। उस बच्चे की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जहां इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हुई है, जबकि मकतूल की गर्दन पर तशद्दुद के निशानात भी थे। बच्चे के चचा शिराज का कहना है कि मुल्जिम ने पकड़े जाने पर कहा कि बच्चा मुझे नदी से मिला है। फिर मुल्जिम ने बयान बदला और कहा कि बच्चा फ्लैटों के पास से मिला है। इनके पड़ोसी रह चुके हैं, तो तब भी इनकी ये शिकायतें रोज़ आती थी घर पे कि कभी छोटे बच्चे को बुला के साइड पे ले गया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी बात किसी को पता नहीं थी आज तक कि ये इस तरह की हरकत कर सकता है। बच्चों के अगवा और जिनसी तशद्दुद के पै दर पै वाक़यात के बाद वालिदैन की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। माहिरीन का कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को किसी भी सूरत अकेला न छोड़ें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची के बाद लाहौर का रुख करें, जहां जराइम पेशा अफराद ने ऐसे डेरे डाले कि दाता दरबार के इर्द गिर्द का इलाका भी महफूज न रहा। मज़ार के अतराफ जराइम किस हद तक बढ़ रहे हैं, जहांगीर खान की रिपोर्ट में देखिए। घर से भागे और लावारिस बच्चे, भिखारी माफिया की कार्रवाइयां,
मंशियात के आदी अफराद की भरमार। कई मौशरती बुराइयाँ और मकरूह जराइम हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के इर्द गिर्द और मुल्हिका इलाकों में आम है, लेकिन इंतज़ामिया है कि सब जानते हुए भी इस रूहानी मरकज़ को इन खुराफात से पाक नहीं कर पाई। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ 3 पुलिस स्टेशन वाक़े हैं। तहम दरबार के इर्द गिर्द जराइम की रोकथाम की जिम्मेदारी दाता दरबार थाना की है। इस इलाके में जेब तराशी, चोरी चकारी, अगवा और मंशियात का घिनौना धंधा करने वाले अनासर धड़ल्ले के साथ काम जारी रखे हुए हैं। यहाँ बैठे किसी शख्स के बारे में ये कोई नहीं जानता कि वो कोई आम भिखारी है, जायरीन में से है या लावारिस बच्चों की रैकी करने वाला बहरूपिया है। सब कुछ सामने भी है और पोशीदा भी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हुकाम के मुताबिक रवां साल अब तक 50 बच्चों को दरबार के इलाकों से रेस्क्यू किया गया, जिनमें से अक्सर नशे और जिनसी हवस का निशाना बन चुके हैं। ये बहुत आम एक प्रैक्टिस बन गई थी और बच्चों को एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी यूज़ किया जा रहा था और फिर उनसे भीख भी मंगवाई जाती थी, क्योंकि हाथ पांव तोड़ के उनको यूज़ किया जाता है फॉर चाइल्ड बेगरी। इस तरह की चीज़ों के लिए, जराइम के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया जाता था पैसे कमाने के लिए एज अ सोर्स ऑफ इनकम। लोअर माल, मोहनी रोड, बिलालगंज के इलाकों में डकैती, राहज़नी की वारदातें शहर के दीगर इलाकों की निस्बत कम हैं। अलबत्ता नौसरबाजी और बच्चों ख़वातीन से मुतल्लिक़ जराइम आम हैं। दरबार हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के इर्द गिर्द होने वाले जराइम पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, ये भी जानते हैं। दाता दरबार के हवाले से देखें तो बच्चों से ज़्यादा वाक़यात बाज़ दफ़ा इस तरह के वाजते ख़वातीन के भी हो जाते हैं घर से निकली हुई। पुलिस देखिए एक ऐसा महकमा है जो रियासत का एक फ्रंट लाइन होता है। देखिए 15 की बहुत सी कॉलों पे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं तो पुलिस रिस्पॉन्ड करती है। तो पुलिस तो अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। इस इलाके में सरगर्म जराइम पेशा गिरोहों या अफराद की शनाख्त तो वाज़े नहीं, मगर हुक्काम को शुबा है कि यहाँ मकामी शहरियों के अलावा दूसरे इलाकों से आने वाले लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने ज़ायरीन का रूप धारा होता है और मौका मिलते ही जुर्म का इर्तिकाब कर लेते हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए समा के साथ। बेटियां बोझ नहीं बल्कि वालिदैन का सहारा होती हैं, ये साबित किया कराची के नसीब जमाल ने। 8 बेटियों के बाप ने 4 बेटियों को इलेक्ट्रिशियन की तरबियत देकर अपना दस्ते बाजू बना दिया। जी हाँ, बेटियों को भी बाप पर फख्र है। राशिद इशरत की रिपोर्ट में देखते हैं। मुझे फख्र है अपने अब्बू पर कि हमको अब्बू ने काम सिखाया। कराची के इलाके औरंगी टाउन कटी पहाड़ी पर नसीब इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ये दुकान गुज़िश्ता 15 साल से कायम है। पहले यहाँ नसीब जमाल खुद काम किया करते थे, लेकिन अब वो उस्ताद हैं और दुकान में काम करने वाली शागिर्द उनकी बेटियां हैं। 10 साला सुमैया और 8 साला जवेरिया टांका लगाने से लेकर चार्जर ठीक और पंखे की मुरम्मत का काम महारत से सरंजाम तो दे रही हैं, साथ ही तालीम हासिल करके अपने काम में मजीद महारत लाना चाहती हैं। अभी मेरे पास तालीम नहीं, अगर मेरे पास तालीम होता तो उससे अच्छा काम मैं कर लेती। मुझे सिर्फ तालीम की ज़रूरत है और मैं अभी थोड़ा काम मुझे अभी आती है, मैं इसके साथ ये सामान खुलती अपनी बहन को देती हूँ। जो काम समझ नहीं है तो अब्बू से पूछती हूँ। इन छोटी बच्चियों के चच्चा के मुताबिक शुरुआत में भाई को लोग बातें सुनाते थे, लेकिन अब फख्र करते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में और रिश्तेदारों ने आके भाई को बुरा भला भी कहा कि भाई आप अपने बच्चों से काम करवा रहे हो तो फलाना है ढिमकाना है, लेकिन मेरा भाई ऐसा आदमी है कि वो अपनी करता है और उसने अपने बच्चों से काम लिया कि माशाल्लाह वही लोग उनके ऊपर फख्र कर रहे हैं। हालात से मजबूर जवेरिया और सुमैया ने गुड़ियों से खेलने की उम्र में हाथ में स्क्रू ड्राइवर और टांका मशीन उठा रखी है। उन्हें ऐसे किसी मसीहा की तलाश है जो उन्हें इस उम्र में तालीम हासिल करने में मदद कर सके। राशिद इशरत, समा, कराची। बुलेटिन से इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।